बस बस बहुत टाइम चला गया, अभी इधर ध्यान दो। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो हमने एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है वो पूरा अलग है विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस जो आते हैं उसके हिसाब से। तो ये जो आपको नोट्स दिए है उसके अंदर आपका कंस्ट्रेंड मोशन है, और जो लॉस ऑफ मोशन हमको दिए हुए हैं 3 लॉस ऑफ मोशन होते हैं, फिर एक एटवुड्स मशीन आएगा आगे, सिंपल पुली सिस्टम, उसमें कंस्ट्रेंट्स आते हैं, वेज कंस्ट्रेंट वगैरह। तो कंस्ट्रेंट मोशन एक्चुअली है क्या, वो समझने से पहले एक बार फर्स्ट पेज पे आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, वो सबको आता होगा कि एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। मतलब कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल बाहर का कोई फोर्स उसके ऊपर ना लगे तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया का आइडिया है आपको, क्या क्या इनर्शिया होते हैं? सबसे पहले इनर्शिया का मतलब क्या होता है? मतलब ड्यू टू इट्स ओन मास वो अपना रेस्ट वाला कंडीशन और मोशन वाला कंडीशन रेजिस्ट करेगा। मतलब अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो रेस्ट पे आने के लिए रेजिस्ट करेगी, और अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो मोशन में आने के लिए रेजिस्ट करेगी, विच इज़ कॉल्ड इनर्शिया। मतलब कि अगर किसी चीज़ का सर्टेन मास है तो उसको हटाने में जो हमको कष्ट पड़ता है वो किसकी वजह से पड़ता है? ड्यू टू इट्स इनर्शिया। समझ में आ रहा है? तो इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड नॉर्मल इनर्शिया जो हमने अभी समझा। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? मतलब जो उसने एग्जांपल दिया था अभी, ऋतु ने क्या दिया था कि व्हेन वी आर इन मोशन, और अगर कार को ब्रेक लगाई जाए तो हमारे ऊपर क्या कौन सा फोर्स लगेगा? इनर्शियल फोर्स लगेगा, वो उसको रोकने का ट्राई करेगा। फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, मतलब ये बेंच रेस्ट पे है, तो उसको हटाने के लिए जो कष्ट पड़ेगा दैट विल बी इनर्शिया। तो वो 2 टाइप के इनर्शिया हमको पता है। पर ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या है। नहीं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि अगर बारिश गिर रही है और रेन मतलब ड्रॉप्स आ रहे हैं तो हम उसके सामने छाता लगा देंगे तो हम बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेन के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ड्यू टू इट्स ओन मास वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर हम अचानक से दौड़ रहे हैं और अचानक से हमें रुकना है फिर भी थोड़ा इनर्शिया लगेगा, वैसा ही एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अचानक से आप एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हो और दूसरी सेकंड पे दूसरी डायरेक्शन में नहीं दौड़ सकते, वो थोड़ा इनर्शिया लगेगा, आपको थोड़ा उसी डायरेक्शन में दौड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सब कुछ किसकी वजह से है? तो इनर्शिया इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मास, कि ड्यू टू मास इनर्शिया होता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही चैप्टर नंबर 7 में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो भी इसके साथ रिलेशन है। मतलब चैप्टर नंबर 5 अगर आप एकदम ध्यान से पढ़ोगे, इसमें जो काम इनर्शिया का है वहाँ पे जो काम मास का है, ड्यू टू मास यहाँ पे इनर्शिया है, तो वहाँ पे भी ड्यू टू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा। जैसे वो फिटजेट स्पिनर्स हम घुमाते थे, बीच में एक बेरिंग होती थी और बेरिंग से थोड़ा दूर लोकेटेड एक मास होता था, तो उसको जब रोटेट करते हैं तो जितना दूर मास उतना ज़्यादा टाइम के लिए वो घूमेगा, जितना मास नज़दीक होगा उतना कम टाइम के लिए वो घूमेगा। समझ में आ रहा है? तो वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपके शीट से ही दिए हुए हैं जो इनर्शिया वाले लॉ पे डिपेंड है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल इन्फरेंस क्या क्या होता है? हम अगर वर्ड फॉर्म में तो हमको पता है कि बॉडी विल इन रेस्ट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, इन बॉडी विल एट मोशन विल ट्राई टू रिमेन एट मोशन। इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ नॉर्मल इनर्शिया और इनर्शियल लॉ, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मैकेनिक्स। तो इसका मतलब यही होता है कि पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्स इक्वल टू 0 होते हैं, मतलब एफ नेट इक्वल टू 0। एक ये मतलब होता है उसका। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही रह रही है, उसका मतलब उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स 0 है। अगर कोई कांस्टेंट मोशन से चल रहा है और वो उसी मोशन से चलता जा रहा है तो उसका मतलब भी वही हुआ कि उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स 0 है। समझ में आ रहा है?
तो इसका एक और इन्फरेंस क्या बोल सकते हैं, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रेस्ट पे होगा तो भी कांस्टेंट, मूविंग होगा तो भी कांस्टेंट। मतलब फर्स्ट लॉ के तीन इन्फरेंस होते हैं कि एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज फोर्स इज जीरो, बिकॉज द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट्स, उसका कांस्टेंट मोशन चलता रहेगा या फिर वो कॉन्स्टेंटली रेस्ट पे ही रहेगी। तो अगर वो कॉन्स्टेंटली रेस्ट पे ही है तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, अगर वो कांस्टेंट मोशन में ही है तो भी उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सपोज सम बॉडी इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो हर बार 50 पे ही चलता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर बाहर का कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक उसका 50-55 नहीं होगा, और 45 माइनस में भी नहीं जाएगा ना प्लस में जाएगा। मतलब कॉन्स्टेंटली चलते वाले आदमी का एफ नेट जीरो और एक्सेलरेशन जीरो। समझ में आ रहा है? मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दिमाग में आपको तीन चीज़ें होनी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इन्फरेंस आप निकाल रहे हो कि इसमें फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या क्या आपको चेक करना है। अगर v कांस्टेंट वाला वर्ड दिखता है दैट मीन्स ये दोनों होंगे, अगर ये वाला वर्ड दिखता है दैट मीन्स ये दोनों होंगे। समझ में आ रहा है? मतलब एनी वन पॉसिबिलिटी इज देयर तो दूसरी दो होंगी ही होंगी। समझ में आ रहा है? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, खाली क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर भले दिया हुआ है उसको मत देखने का ट्राई करना। द मास इज मूविंग अपवर्ड एट कॉन्स्टेंट स्पीड v, तीन मास ऐसे लगाए हुए हैं, m, 2m और दूसरा कौन सा है 3m। ऑल द masses आर कनेक्टेड विथ अ स्ट्रिंग एंड दे आर मूविंग विथ वेलोसिटी v, कांस्टेंट स्पीड v ऐसा लिखा हुआ है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 मीटर्स, ये 2m का जो मास है, 2m सॉरी मीटर नहीं 2m, इसके ऊपर एफ नेट क्या होगा ऐसा पूछा है। तो इफ हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एवरी सिस्टम विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड से ही चलती रहेगी। तो मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, v कांस्टेंट है, उसके दो दूसरे इन्फरेंस क्या है, एफ नेट जीरो और ए जीरो। समझ में आ गया? तो अगर इसमें फोर्स के बारे में पूछते हैं तो मैं बताऊंगा फोर्स जीरो है किसी भी पार्टिकल पे। अगर इसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन पूछते हैं तो भी मैं बताऊंगा एक्सीलरेशन जीरो है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? तो अगर फोर्स के बारे में पूछा है तो फोर्स कितना होगा, जीरो। तो सिंपल फर्स्ट लॉ के ऊपर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, पर ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं उसके अंदर। ये दूसरा क्वेश्चन 2019 का देखो कि पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR। एक PQR ट्रायंगल यहाँ पे लगाया हुआ है ऐसे, और पूछा है कि v वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, v वेक्टर कैसी होगी। तो अगर कोई भी वेक्टर्स ऐसे क्लोज डायग्राम फॉर्म करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि द क्वांटिटी इज कांस्टेंट। मतलब इसमें जिस क्वांटिटी के बारे में पूछा हुआ है v, वो कैसी होगी, कांस्टेंट। समझ में आया कैसे किया? इफ एनी बॉडी फॉर्म्स अ क्लोज डायग्राम, हमने ऐसा सीखा है कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाले तीन फोर्स का अगर मैं ऐसे वेक्टर अलजेब्रा करूं, वेक्टर एडिशन करूं तीन फोर्सेस का, तो वो कितना आएगा। इफ द नेट फोर्स इज जीरो, अगर मैं इसके बारे में नेट फोर्स जीरो बोल रहा हूँ तो इस 2m पे लगने वाले सारे फोर्स जीरो हैं, और इसी को मुझे ग्राफिकली बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो वो कांस्टेंट है या फिर जीरो है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर वेलोसिटी। फिर एक और तीसरा सम यहाँ पे दिया हुआ है, लिखना नहीं है पर सब कुछ थोड़ा नया है तो आपको समझना पड़ेगा, और समझने के बाद आपको जो लगता है कि मेरे को समझने के लिए ये लिखना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से पेंसिल से अंदर नोट कर देना कि कुछ कुछ लिखना अगर बाकी रह गया है तो। अब पूछा है फाइंड द एंगल फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम वर्ड देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एफ नेट इक्वल टू जीरो। मतलब अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम में तो उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स जीरो हैं। अब कंडीशन हमको ऐसे बना के दी है,
मतलब एफ नेट इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम का ये मतलब निकाला। मतलब इस डायग्राम में लगने वाले सारे फोर्स क्या होंगे? क्या प्रॉब्लम है भाई, आगे आई जाइए, टाइम वेस्ट करवाया जाए आपने। कौन सा फोर्स लगेगा उसके ऊपर? mg लगेगा एक बाय डिफॉल्ट। चैप्टर 5 का कोई भी सम सॉल्व करना है दैट मीन्स आपको एफबीडी सीखना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? mg। अगर ये स्ट्रिंग से लगा हुआ है तो स्ट्रिंग उसको ऊपर खींचेगी, तो इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगा हुआ है। ये भी उसको यहाँ पे खींचने का ट्राई करेगी, ये भी यहाँ पे खींचने का ट्राई करेगी, ये भी यहाँ पे खींचने का ट्राई करेगी। सो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग इन द डायग्राम। अब आप इसको सॉल्व करोगे एफ नेट इक्वल टू 0 से, मतलब एवरी कॉन्करेंट फोर्सेस आर सेम, मतलब ये T इक्वल टू mg होगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? तो एवरी पॉसिबल फोर्सेस का आपको फॉर्मूला लगाना है। इसमें एंगल यहाँ से ऐसे दिया हुआ है, ये है एंगल। ये एंगल अपने को फाइंड करना है कि एंगल ऑफ सस्पेंशन थीटा फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सबसे पहला इक्वेशन फॉर पार्टिकल m बनाया, T इक्वल टू mg दोनों साइड बन रहा है, तो वो एक इक्वेशन बना। फिर यहाँ से देखो तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? √2mg। √2mg के ऊपर इधर टेंसी और इधर भी टेंशन। अब टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर और एक इधर। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? T cos, थीटा के पास वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। तो √2mg के इक्वल टू कौन होगा? T cos थीटा। ऐसे दो इक्वेशन बनेंगे। तो क्या बोल सकते हैं? दो इक्वेशन मतलब इसका भी T इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? दो टेंशन है, एक T इधर खींच रहा है तो इसका T cos, सिमिलरली इसका भी T cos ऊपर ही जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट 2T cos थीटा इक्वल टू √2mg। ये कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए, मतलब इनका समेशन इक्वल होगा। ये कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए T इक्वल टू mg। अब दो इक्वेशन मिल चुके हैं, दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो सब कुछ चला जाएगा, ओनली कॉस थीटा बचेगा। तो थीटा का आंसर मिल जाएगा कॉस थीटा 1/√2 आएगा। ये देख T कैंसल, mg कैंसल, ये 2 नीचे जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू √2/2। तो √2 से नीचे √2 आ जाएगा, तो 1/√2 किसकी वैल्यू है? cos 45 की वैल्यू है। तो cos 45 डिग्री विल बी योर आंसर। तो ये सब डिटेल में आएगा अभी। ये सब एक आइडिया दे दिया कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ये कैसे किया, ये टेंशन फोर्स कैसे लगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं, वो सारा कंटेंट इस मटेरियल में है। तो आपके हिसाब से आपको जो समझना है कि फॉर सॉल्विंग एनी इक्वेशन और एनी प्रॉब्लम इन चैप्टर नंबर 5 वी रिक्वायर एफबीडी। फिर हमको क्या आना चाहिए? कॉन्करेंट फोर्सेस वाला थियरी। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? तो कि जो एक ही लाइन जॉइनिंग ऑफ द पार्टिकल लगते हैं, ऊपर नीचे सेम होने चाहिए। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? इफ़ T इज़ ग्रेटर देन mg तो ये ऊपर जाने लगेगा, इफ़ mg इज़ ग्रेटर देन T तो ये पार्टिकल नीचे आने लगेगा। लेकिन हमने बोला है इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो एफ नेट इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ T माइनस mg इक्वल टू 0, मतलब दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो इसके ऊपर 0 फोर्स लगा, मतलब वो वहीं का वहीं रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर बोलते कि टेंशन फोर्स ज़्यादा है तो ये ऊपर जाता, ये कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा वो हम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में सिंपल एफबीडी बनाओ, कौन कौन से फोर्सेस कौन करंट है वो सोचो, वहाँ से आपको इक्वेशन मिलेंगे, उस इक्वेशंस को सॉल्व कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। ये मेथड लिखो कि किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला सम दिखे जिसमें ऐसा कुछ भी पुली ब्लॉक सिस्टम दिखे तो यू हैव टू ड्रॉ द एफबीडी, कौन कौन से फोर्सेस हैं और उसके इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब यहाँ से आपको G पता होगा और अगर M पता हो तो T मिल जाएगा, और T और G पता हो तो M मिल जाएगा। ऐसे आपको कहीं पे मास पूछ लेंगे, कहीं पे टेंशन पूछ लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अब जो पढ़ना है
वो थोड़ा समझने में टाइम जाएगा। 10 मिनट के लिए इधर कॉन्स्टेंटली ध्यान देना है, बिकॉज पूरा नया टॉपिक है। और इसका फिक्स क्वेश्चन है, हर एक पेपर में आप देखोगे प्रीवियस ईयर की जो शीट दी है उसमें इसका क्वेश्चन मिलेगा ही, किसी ना किसी फॉर्म में आपने ये पढ़ा होगा। बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनी न्यूटन्स लॉ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ मोशन, कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। उसके बाद क्या आता है, तो कि भाई पुली ब्लॉक सिस्टम, एटवुड्स मशीन, वो समझना पड़ता है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ में हम जाएंगे। मतलब अभी जब हम ये पढ़ रहे हैं तब फ्रिक्शन की खोज नहीं हुई, अभी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कोई चिंता नहीं करेगा। अभी कौन सा फोर्स है, तो कि भाई टेंशन फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स भी इसके बाद आएगा। मतलब बाय द टाइम यू आर स्टडिंग फ्रिक्शन, उस टाइम पे हम इसकी बात नहीं करेंगे। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। और जब सब पढ़ लेंगे एक बार, ये सारे टूल्स हैं, टेंशन फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, कंस्ट्रेंट मोशन, सब एक साथ पढ़ लेंगे एक एक करके, फिर वो सब कुछ अप्लाई करना आएगा किसी एक सम के अंदर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन लिखा है। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का इंग्लिश मीनिंग सबको आइडिया है? यू हैव अ कंस्ट्रेंट टू डू समथिंग। कंस्ट्रेंट मतलब तेरे को कुछ करना है लेकिन बीच में वो चीज़ नड़ रही है। ऑब्स्टेकल मतलब वो एक अवरोध एक तरीके का, दैट इज कंस्ट्रेंट। मतलब वो लिमिट कर देना किसी चीज़ को। नाउ यू हैव टू गो एंड फन, तेरे को एंजॉय करना है लेकिन अभी क्लास है, क्या करेंगे, नहीं जा सकते। मतलब यू आर कंस्ट्रेंट टू सिट हियर। तो इसका एक्चुअल मीनिंग हमारे मोशन में क्या हुआ कि इफ टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय नथिंग, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, कुछ भी चलेगा। इसको फोर्स दूंगा तो सिर्फ यही चलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसको अगर मैं किसी स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दूं, स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। वो इमेजिनरी है, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। तो इन दैट कंडीशन अगर ये मास m का टुकड़ा है और ये 2m मास का टुकड़ा है, अगर इसको यहाँ से मैं 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दे दूँ तो इसको कितना वेलोसिटी मिलेगा? पहले जब कोई नहीं, बीच में कुछ था नहीं, और इसको मैं 5 का वेलोसिटी देता तो इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसका 0 रहने वाला था। लेकिन जब इसको जोड़ दिया किसी रस्सी से तो क्या होगा? अब ये इसके साथ कंस्ट्रेंट हो गया, ये लिमिट हो गया इसके साथ कि अगर ये चलेगा तो इसको चलना ही पड़ेगा, पर वो कितनी वेलोसिटी से चलेगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एवरी पार्टिकल ऑफ द मास m विल गो विथ 5 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्टली इमीडिएट टू दिस पार्टिकल। ये m किसका पार्टिकल है? इस बॉडी का। और ये दूसरा पार्टिकल जो बना रहा है वो किसका है? इस रस्सी का। वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये सीधा अपनी 5 मीटर पर सेकेंड इसको ट्रांसफर कर देगा। तो एवरी पार्टिकल कनेक्टेड इन द स्ट्रिंग विल पास द 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी टिल हियर। और ये भी कितनी वेलोसिटी चलने लगेगा? 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं वो एक दूसरे से कंस्ट्रेंड होते हैं कि इंजन जितनी स्पीड से चलेगा उतनी ही स्पीड से पूरी ट्रेन चलने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो अगर इंजन की स्पीड 100 तो इसकी भी 100, इसकी भी 100, इसकी भी 100, इसकी भी 100 बाय डिफॉल्ट, बिकॉज दे आर कंस्ट्रेंट। समझ में आ रहा है? तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर तो कोई चीज़ एक दूसरे से जोड़ दी, नाउ दिस बिकम अ सेम सिस्टम। अगर इसको बहुत दूर से देखें तो हमको ये 3m मास का एक ही पार्टिकल दिखेगा, हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये 5 से चल रहा है तो पूरा 5 से ही चल रहा है ऐसा हमको दिखेगा। तो कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है? इफ़ दे आर कंस्ट्रेंट बाय सम काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जो एक के साथ होगा वो बाय डिफॉल्ट दूसरे के साथ होने ही लगेगा। सिंपल है, दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसका अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है कि ये कंस्ट्रेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो कि भाई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जिसमें हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट जिसमें पुली और ब्लॉक का कंस्ट्रेंट आएगा कि एक ब्लॉक के साथ कोई स्ट्रिंग है तो दूसरे ब्लॉक के ऊपर किसी पुली में से पास होकर के वो जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो दूसरा ब्लॉक भी इस ब्लॉक के साथ मोशन में आ ही जाएगा। फिर आता है वेज कंस्ट्रेंट। वेज मतलब ऐसा कोई पार्टिकल होगा, ऐसी कोई वेज होगी जो खुद चलेगी, या फिर इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ होगा वो चलेगा।
यहाँ पे ऐसे एक पुली लगा के यहाँ पे एक और ब्लॉक लगाऊंगा तो ये ब्लॉक इसको खींचेगा तो ये इधर जाएगा, या तो ये उसको खींचेगा और ये ऊपर आएगा, ऐसी सारी कंडीशंस आएगी। तो कंस्ट्रेंट के अंदर क्या है, ये ब्लॉक इसके साथ कंस्ट्रेंट है बाय द स्ट्रिंग, ऐसे सब कुछ। कंस्ट्रेंट में 3 केस आते हैं, स्ट्रिंग, पुली ब्लॉक एंड वेज कंस्ट्रेंट। इसके अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है, वो एक बार पढ़ो। वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स इनसाइड द स्ट्रिंग अलोंग द लास्ट स्ट्रिंग शुड बी सेम, इफ दिस नॉट बी देन द स्ट्रिंग विल ब्रेक। मतलब कि ये सारे पार्टिकल्स, अगर ये इसको 5 मीटर पर सेकेंड से ले जा रहा है तो ये सारे पार्टिकल इनसाइड द स्ट्रिंग हैव टू क्रिएट वेलोसिटी इन द राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? अगर कोई उल्टी दिशा में भागने जाएगा तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। और हमने माना है मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, अगर एक्सटेंड ही नहीं होगी तो टूटेगा ही नहीं कभी। तो आइडियल कंडीशन में ये क्या होगा, ऐसा ही चलता रहेगा। सिंपल है, कोई डाउट किसी को इसमें? अब इसके जो सम होंगे वो समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इन रियल लाइफ अगर ऐसा होगा कि एक छोटे मास से कोई स्ट्रिंग लगा के हम छोटे मास को खींचेंगे तो बड़ा मास नहीं आएगा साथ में, वो स्ट्रिंग टूट जाएगी। लेकिन हमने क्या माना है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, इसका कोई मास नहीं है, एक्सटेंसिबल भी नहीं है। मतलब इसमें ऐसा कहा गया है कि सपोज मैं किसी चीज़ को धक्का मार रहा हूँ ऐसे, मतलब मैं अपने हाथ से नहीं धक्का मार रहा हूँ, मैं इस पॉइंट से धक्का मार रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरा फोर्स इसमें ट्रांसफ़र किया और ईच ऑफ द पार्टिकल ऑफ दिस पेन विल ट्रांसफर द फोर्स टू द अनदर एक्सटेंड ऑफ द पेन। मतलब ये सारे पार्टिकल्स आइडियल हैं, कोई टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। कितना भी फोर्स लगा के मैं दीवार में धक्का मारूँ, ये पेन नहीं टूटेगी, दीवार को धक्का मार देगी। ऐसा हम आइडियली मान रहे हैं, पर ऐसा होगा नहीं। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो बाकी सारे चीज़ों को भूल जा रहे हैं, ऑन पेपर सब चीज़ों को आइडियली पढ़ते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसको यहाँ पे आना ही चाहिए प्रैक्टिकली। तो इसको समझ लिया प्रॉपर्ली, कोई डाउट किसी को इसमें? अब इसके बाद जो सम दिया हुआ है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को समझने से प्रॉपर आइडिया आएगा कि ये सब क्या चल रहा है। नाउ वी हैव अ पार्टिकल ए connected to a particle B with the angle of 37 डिग्री। अगर इसको मैंने वेलोसिटी दी थी 5 मीटर पर सेकेंड, then what will be the velocity of this particle B? एक बार ट्राई करो। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद जो भी आपका कराया हुआ है, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स आपको आता है तो वो फास्ट ले लेंगे। अब जो हमको आता है वो फास्ट कर लेंगे कि ताकि आप घर जाके वो कर सको। और ये कभी किया ही नहीं है तो एक बार ध्यान से इसको पढ़ लो कि ये क्या हो रहा है। एज इट इज इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन अंदर है। क्या हुआ देखो, आइडियली क्या होता है, एक एग्जांपल समझो कि ऐसा एक पाइप है जिसके अंदर ऐसा कर्टेन्स की वो हिंजिस लगी हुई है और कर्टेन यहाँ से आपका है। अब आप लोग क्या करते हो, कर्टेन को खिसकाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आगे बढ़ेगा। तो हम कर्टेन को जिस स्पीड से खींचते हैं ये इसी स्पीड से खिंचाएगा कि कम स्पीड से खिंचाएगा? थोड़ी कम होगी, इन रियलिटी बात कर रहे हैं, बिकॉज फ्रिक्शन लगेगा, सब कुछ होगा इसके ऊपर। तो जब मैं इस कर्टेन को ऐसे ले जाऊंगा तो मैं फास्ट चलूंगा, ये पर्दा थोड़ा आगे आ जाएगा और वो स्ट्रिंग वहीं की वहीं रहेगी, उसके ऊपर थोड़ा धीरे धीरे फोर्स लगेगा, धीरे धीरे आगे आएगी वो। लेकिन अगर कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं होता तो क्या होता, ये ओरिजिनल स्पीड होती। मैं यहाँ से जितनी स्पीड अप्लाई करता उतनी ही इस स्पीड का एक कंपोनेंट यहाँ पे लग जाना चाहिए, तो वही स्ट्रिंग नहीं टूटेगी। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? सपोज कोई रस्सी बांध के ऐसे
हमने लगा दी किसी पाइप के ऊपर, ऐसा कोई कॉलर लगा दिया, कॉलर के साथ एक डोरी बांध दी। अब डोरी बांध के उसको मैं खींच रहा हूँ, तो क्या होगा, वो कॉलर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे डोरी खींचते जाएंगे हम। लेकिन वो कॉलर सपोज जिस स्पीड से आगे बढ़ा, उसी स्पीड का एक कंपोनेंट वो रस्सी को भी देना पड़ेगा, तभी रस्सी नहीं टूटेगी। नहीं तो क्या होगा, मैं भी उसको खींच रहा हूँ, वो भी उसको खींच रहा है, तो यहाँ से टूटने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन हमने पढ़ा है मासलेस इनएक्सटेंसिबल, टूटने के कोई चांस ही नहीं है। दैट मीन्स देख, मैं उसको खींच रहा हूँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रस्सी को ना टूटने देने के लिए। अगर ऐसे फोर्स लगेगा तो वो टूट जाएगी। तो वो क्या ट्राई करेगा कि मैं खींच रहा हूँ, तो वो थोड़ा इधर से देने का ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे पतंग की डोरी हम खींचते हैं, तो यहाँ से उसको डोरी देनी पड़ेगी, तब जाके वो आगे जाता जाएगा। अगर मैं पकड़े रखूँगा तो वो भी उसको खींच रहा है, मैं भी उसको खींच रहा हूँ, तो टूटने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अगर टूटने नहीं देना है, तो जो उसको जहाँ खींच रहा है वहीं थोड़ा थोड़ा फोर्स देते रहो। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं उसको यहीं खींच रहा हूँ, तो ये कॉलर क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रस्सी को देता रहेगा, ताकि रस्सी टूटे नहीं। समझ में आ रहा है? तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये 0.5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी लेगा। अब इसके सारे 0.5 की स्पीड लेकर यहाँ तक पहुँचा जाएंगे, तो सारे 0.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पहुँच जाएगी यहाँ तक। और जब इसको जूम करके देखेंगे, दिस इज द लाइन सेपरेटिंग टू मीडियम्स, ये रस्सी का पॉइंट, ये पार्टिकल बी का पॉइंट, और ये इसको यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड से ले जा रहा है। लेकिन द ओरिजिनल वेलोसिटी, ब्लॉक कहाँ जाएगा, ब्लॉक विल मूव हॉरिजॉन्टली, वो तो वर्टिकली ऊपर जाएगा नहीं। ये कंस्ट्रेंड है यहीं पे जाने के लिए। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब है कि वो कंस्ट्रेंड है ऐसा ही मोशन करने के लिए। जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल जाना चाहिए, उसी में ये जाना चाहिए, उसी में ये जाना चाहिए। डायरेक्शन चेंज होगी तो रस्सी टूट जाएगी। हमको दिमाग में यही रखना है कि अगर रस्सी को नहीं टूटने देना है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो डेट इज द ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी, ये उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी हो गई वी वेक्टर। तो इस ओरिजिनल वेलोसिटी का सम कंपोनेंट शुड बी देयर जो इसको हेल्प करे। जैसे रस्सी छोड़ते हैं हम, वैसे ही इसको हेल्प करे ताकि ये ना टूटे। तो v का कोई कंपोनेंट इसको हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? तो दिस फाइल उसको कौन हेल्प करेगा, v का एक कंपोनेंट cos 37, बिकॉज एंगल वाला कंपोनेंट cos होता है। तो v का कौन सा कंपोनेंट उसको हेल्प करेगा, v cos 37 उसको हेल्प करेगा ताकि वो ना टूटे। अब cos 37 की वैल्यू क्या होती है, ऐसा ट्राइंगल होता है 3, 4, 5। अगर यहाँ पे 37 डिग्री है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos 37 कितना हुआ, 4/5। तो वेलोसिटी कितनी हुई, 25/4 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कैसे किया, कि देयर मस्ट बी वन कंपोनेंट ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी विद द स्ट्रिंग, तभी स्ट्रिंग नहीं टूटेगी। समझ में आ रहा है? अगेंस्ट द स्ट्रिंग हो जाए तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, सिंपल है। और हमने माना है इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, जो टूट कभी नहीं सकती आइडियल केस में, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट को सेट करना पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ कि ओरिजिनल वेलोसिटी 5 थी, लेकिन इस तक पहुंची 25/4, मतलब थोड़ी बढ़ गई। समझ में आ रहा है? लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, थोड़ी कम हो जाती। पर सब कुछ आइडियल है, तो जितनी इसको दी सारी यहाँ तक पहुँच गई, और इसमें कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, तो उसको ज़्यादा हेल्प मिली आगे जाने के लिए। वो अपने को समझना है। कंस्टेंट मोशन का मतलब ही है, देखिए अगर मैंने इसको 5 की स्पीड दी, तो ये रस्सी के अंदर जितने भी पार्टिकल है ना, वो कंस्ट्रेंड है टू गो राइट हैंड साइड, दे कैन नॉट गो लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वो रस्सी को तोड़ने वाला सिनारियो क्रिएट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर ये लेफ्ट जा रहा है तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसे जाने के लिए, उसको लेफ्ट ही जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऊपर जा ही नहीं सकता है, ये कंस्ट्रेंट मोशन है। हाँ हाँ, इन रियलिटी ऐसा होगा, इसको थोड़ा पुल मिलेगा ऊपर, लेकिन ये कंस्ट्रेंट है अभी के कंडीशन में। ये मोशन का मतलब ही, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है कि एवरी पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी विल ट्रांसफर दिस वेलोसिटी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। मतलब स्ट्रिंग के अंदर के कोई भी 2 पार्टिकल को उठा के देख लो, स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड ही जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही कोई भी एंगल ऊपर नीचे कर दो या एक साथ रख लो, इसको मैं उठा के इसके बाजू में रख दूँ
तो एंगल 0 हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा भी इसी साइड जाने वाला है। तो मतलब जाना तो इसको लेफ्ट साइड ही पड़ेगा, बिकॉज ये कंस्ट्रेंड है टू मूव विद दिस वेलोसिटी, बिकॉज इसको यही वेलोसिटी खींच रही है। हाँ, बिकॉज स्ट्रिंग का एवरी पार्टिकल विल गो विद दिस। तो जैसे वो पतंग का एग्जांपल दिया कि पतंग को कोई खींच रहा है और मैं भी पतंग को पकड़े हुए हूँ और मुझे रस्सी को टूटने नहीं देना है, और अगर वो खींच रहा है तो आई विल गो इन दैट डायरेक्शन ताकि वो और खींच सके और टूटे ना। अगर मैं ही खींचना चाहूँगा, वो भी खींच रहा है, तो टूट जाएगा। मतलब डायरेक्शन शुड बी अलोंग द मोशन। समझ में आ रहा है? तो अपने हिसाब से जो भी सेंटेंस लिखना है वो लिख लेना, बिकॉज आफ्टर सम टाइम ये सॉल्यूशन आपको समझा नहीं पाएगा कि ये कैसे किया है। मैंने ट्राई किया है, उसमें आपको थोड़ा बहुत यहाँ लिख के दिया है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने लैंग्वेज में लिख लो कि व्हाट इज द पर्टिकुलर कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। साथ में बोले कि नहीं निष्ठा तो नींद ही आएगी, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन पर्टिकुलर थिंग। तुझे बोलना पड़ेगा क्या हो रहा है, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा थोड़ा। मानते हैं भाई 9 बजे से आए, वो थोड़ा ऐसा होता है। ये स्किप करता जाओ तो चलता, तेरे को क्या पता चलता, पर क्वेश्चन इसी में से आता है। और 2 सम पीछे दिए हैं ताकि आप प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड कर पाओ कि ये क्या चीज़ है। अब इसमें क्या करना है, देखो, दिस कॉलर इज कनेक्टेड बाय टू अ पार्टिकल ऑफ मास बाय अ स्ट्रिंग विथ सम पुली। एक पुली यहाँ पे दी है, पुली रिजिड सरफेस पे है, ये हिल नहीं सकती है। इसको मैंने 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी यहाँ से थोड़ा, तो ये वेलोसिटी ट्रांसफर करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा यहाँ तक। समझ में आ रहा है? अगर ये ऐसी कंडीशन है, एक पाइप है, उसके ऊपर एक कॉलर है, कॉलर से वो रस्सी आई, एक पुली में गई, पुली से यहाँ पे एक मास टिंगा दिया मैंने। अब मास खींचेगा उस चीज़ को, तो ये रस्सी खींचेगी उसको आगे जाने के लिए, तो ये कॉलर धीरे धीरे आगे जाएगा। तो दिस 2 मीटर पर सेकेंड इस ब्लॉक से स्ट्रिंग के अंदर पास होता 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 हुआ यहाँ तक जाएगा, और वही 2 मीटर पर सेकेंड इसके अंदर चली जाएगी, और ये वेलोसिटी v कुछ गेन करेगा, वेलोसिटी ऑफ कॉलर, और कॉलर आगे बढ़ने लगेगा किसी वेलोसिटी से। तो हमको क्या समझना है कि ये उसको खींच रहा है, तो अगर कॉलर को इसको नहीं टूटने देना है तो कॉलर क्या करेगा, इसी के अलोंग अपनी ये वेलोसिटी का कंपोनेंट दे देगा। समझ में आ रहा है? अगर एक कॉलर आगे जा रहा है तो अब आपको क्या समझना है कि ये 2 इधर आएगा, तो 2 का एक कंपोनेंट इसको मिलेगा और ये आगे जाएगा। इन रियलिटी असल में क्या होता है, इस 2 का एक कंपोनेंट इसको मिलता है 2 cos 37, मतलब 2 से थोड़ा कम, जो इसको आगे ले जाएगा इन रियलिटी। पर ड्यू टू कंस्ट्रेंट मोशन हमको स्ट्रिंग को तोड़ना नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो 2 इसको खींचता हुआ 2 2 2 2 2 यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक। अब ओरिजिनल वेलोसिटी कौन है, ये कॉलर की तो वेलोसिटी vc है, तो कॉलर अपनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तो कॉलर अगर रस्सी को टूटने नहीं देना चाहता है तो कॉलर उसको एक स्पीड देगा, v का एक कंपोनेंट उसको देगा ताकि वो ना टूटे। समझ में आ रहा है? तो ये vc जो कॉलर की है उसका एक कंपोनेंट, मतलब cos 37 कंपोनेंट उसको देगा ताकि वो ना टूटे, किसको, 2 को देगा। समझ में आ रहा है?
साइन अगर मैं एंगल कहीं और बनाऊँ तो साइन आएगा, साइन का भी आएगा, आगे सम आएंगे, टेंशन मत लो। cos 37 इज द कंपोनेंट विच इज इक्वल टू 2, इसलिए ये ना टूटे। अगर ये 2 से बढ़ जाए, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अगर 2 से बढ़ जाए तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? देख, ये वेलोसिटी जा रही है, ये cos 37 हुआ, ये sin 37 हुआ, परपेंडिकुलरली ऐसे, ये v, ये 37 और ये v cos 37 अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग। तो अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग जाना चाहिए, उसका कोई कंपोनेंट स्ट्रिंग की वेलोसिटी के इक्वल टू होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था कि अगर ये इसको फाई से ले जा रहा है तो इसको भी फाई से ही ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब जिस स्ट्रिंग सीधी थी, तो अगर स्ट्रिंग का एक पॉइंट 5 पे था तो उसके बाजू वाला राइट नेक्स्ट टू इट, इट विल ऑल्सो ऑन द 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरीथिंग इज इन ऑन 2, तो इसका जो पॉइंट है उसका एक कंपोनेंट इसके साथ ही जाना चाहिए, 2 के साथ ही, तो ही स्ट्रिंग नहीं टूटेगी, नहीं तो टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कंपोनेंट ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी शुड बी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल वेलोसिटी। बिकॉज वो एंगल के नजदीक है। कल मैंने सिखाया था ऐसा। अगर इसको मैं मान लेता हूं v वेक्टर, तो ये v वेक्टर का 2 कंपोनेंट होंगे ऐसे, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से cos का फॉर्मूला बना, cos थीटा क्या बनेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपरटेनियस बनेगा। तो एडजेसेंट साइड इज BC अपॉन हाइपरटेनियस इज V। तो ये जो BC है वो इस V का कौन सा कंपोनेंट है, तो BC इक्वल टू V cos थीटा, ये बोल सकता हूं मैं V cos थीटा। तो अगर ओरिजिनल वेलोसिटी v है तो उसका ये कंपोनेंट है v cos थीटा। वैसे अगर ये ओरिजिनल वेलोसिटी v है तो ये उसका कंपोनेंट है v cos 37। समझ में है? दैट मस्ट बी इक्वल टू द अलोंग द लाइन वेलोसिटी। अलोंग द लाइन वेलोसिटी इज 2, तो इस ओरिजिनल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन वेलोसिटी के साथ इक्वल होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। इसका कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है, ये कंसेप्ट है कॉमन सेंस का, जिसको करके ही समझा जा सकता है। इसका कोई सेंटेंस से समझना इम्पॉसिबल है। तो प्रॉपर इधर ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा क्या चल रहा है ये सब। तो ये ओरिजिनल वेलोसिटी कौन है, हमको सबसे पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इधर ओरिजिनल वेलोसिटी कौन थी, ये वेलोसिटी मैंने दी, तो वीबी के पास ओरिजिनल वेलोसिटी यही थी, इसके अलावा कोई वेलोसिटी पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज वो कंस्ट्रेंड है टू मूव अलॉन्ग द स्पीड। अलॉन्ग द स्पीड ही उसको जाना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रिंग टूटेगी। दैट्स वाई इसके पास यही ऑप्शन था। तो इस ओरिजिनल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इसके साथ इक्वल होना चाहिए। तो ओरिजिनल वेलोसिटी का 37 वाला कंपोनेंट इसके साथ इक्वल होगा। दैट्स वाई द इक्वेशन वाज v cos 37 इक्वल टू 5। तो सिमिलरली इधर क्या होगा कि ओरिजिनल वेलोसिटी इज vc, तो उसका एक कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस 2। तो v cos 37 इक्वल टू 2। तो cos 37 का वैल्यू क्या होता है, 4/5 इक्वल टू 2। तो v इक्वल टू 10/4 मीटर पर सेकेंड, और 10/4 इज ग्रेटर देन 2। ये कंस्ट्रेंट आइडियल केस के अंदर कि सप्लाई करते वक्त कॉलर को ज़्यादा स्पीड मिलेगी, पर इन रियलिटी क्या होता है, अब माइंड ओपन है तो समझा रहा हूँ वो चीज़, बाकी नहीं समझाऊँ। बाकी ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो यही जाने दो। किसी को समझना है तो मैं आइडिया दे देता हूँ प्रॉपर। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से 5 इसको खींच रहा है, तो 5 खींचता खींचता यहाँ तक आया। अब इस 5 का कोई कंपोनेंट इसको आगे ले जाएगा, लेकिन इन द कंस्टेंट मोशन वी आर कंसिडरिंग दिस ओरिजिनल वेलोसिटी। इसका कोई कंपोनेंट यहाँ पे है, ऐसा मान रहे हैं। असल में रियलिटी में जब ये एक्सपेरिमेंट होगा तो इस 5 का कोई कंपोनेंट इसको आगे ले जाएगा। मतलब आप जब इन दोनों ब्लॉक को एक साथ देखोगे तो ये 5 पे होगा, पर ये 5 पे नहीं होगा, थोड़ा कम होगा इन रियलिटी। वो हम कॉमन सेंस से हम देख रहे हैं। हाँ, बिकॉज कंस्टेंट में कुछ नहीं लग रहा है इधर, नो फ्रिक्शन एंड नथिंग। ये स्ट्रिंग का भी कुछ टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, तो उसको जितना दे रहा है उससे ज़्यादा पहुंच गया यहाँ तक। तो इसको इसके साथ रहने के लिए इससे ज़्यादा थोड़ी स्पीड करनी पड़ेगी, तभी वो इसके साथ रह पाएगा इन आइडियल कंडीशन। तो वी आर अंडरस्टैंडिंग आइडियल केस ऑन पेपर, दैट्स वाई
ये पूरा ओरिजिनल का उल्टा है। जैसे करंट का डायरेक्शन एक्चुअली नेगेटिव टू पॉजिटिव है, पर हम पढ़ते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ताकि हम उसकी ऑन पेपर थिंग्स को अच्छे से थियरिटिकली समझ सके। वैसे ही ये जो ओरिजिनल फंडा है उसको थोड़ा ट्विस्ट करके हम समझ रहे हैं, ताकि उसको आइडियल कंडीशन में ऑन पेपर अच्छे से समझ सके। तो बाय द टाइम यू आर राइटिंग दिस इक्वेशन, हमको लगता है एक इक्वेशन बनाया आंसर आ गया, पर वो इक्वेशन कैसे बनता है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वो थोड़ा समझना इमेजिनरी कंडीशन से ही समझ सकते हैं, बाकी इसका कोई ऑन पेपर मेथड नहीं है कि ऐसा करो आंसर आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है इस मेथड का। अब उसके बाद वाला समय आप लोग कर पाओगे आसानी से। दोनों का अंडरस्टैंडिंग जो आपने अभी जिस माइंडसेट से समझा है उस माइंडसेट से लिख लो, कोई भी लैंग्वेज में जिससे आप समझ सकते हो। हाँ, સ્પીડ ઓછી થશે એટલે ડાયરેક્શન ચેન્જ થઈ જશે। આમ પેલો એને આમ લઈ જવા માંગે છે, પેલો આમ જવા માંગે છે, તો સ્ટ્રિંગ તૂટી જશે, અને એવું રિયાલિટીમાં પોસિબલ જ નહીં, બંને જોડે જ જવું પડશે તો આઈડિયલી। એટલે આપણે એવો ટ્રાય કરવાનો કે બંને જોડે જાય, એટલે પછી થોડું આવું આંખું ચૂકું થઈ જાય, બરાબર। અહીંયા આની બાજુમાં જ હોત તો કંઈ ટેન્શન હતું જ નહીં, આમ હજુ ખેંચતો હતો ને તો કંઈ વાંધો જ નહોતો, પણ હું એને થોડો ક્રોસમાં ખેંચું છું, એટલે શું થયું કે આ ઓરિજિનલ વેલોસિટીનો કોઈ કમ્પોનન્ટ એની જોડે જવો જોઈએ। 90નો એંગલ હોત તો એ બી બધા કેસ આવી જશે। હમણાં એટવુડ મશીન આવશે ને એટલે એમાં બધા કેસ આવી જશે। અને 37, 53 મોસ્ટ ફેવરિટ એંગલ્સ છે એ લોકોને, એટલે આના પરથી બનાવી દે, બતાવી દો 1 મિનિટ। તારો શું સવાલ હતો? હા થઈ જાય ને, પણ આ બધું આઈડિયલ છે ને, આવું આવું જ રહેશે એવું। ઇન રિયાલિટીમાં જ્યારે કોઈ મશીન બને ને તો એ એપ્લિકેશન બેઝ ફિઝિક્સથી બને, આ થિયોરિટિકલ ફિઝિક્સ છે બધું। હવે એનો સવાલ શું હતો? જો ऋतुपर्णा, अगर ये 53, अगर ये 37 बोल दिया और ये 90 है, तो 180 में से मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 53 आएगा। तो 3, 4, 5, तो अगर cos 53 बोल रहा हूँ तो वो 3/5 हो जाएगा। अगर cos 37 बोल रहा हूँ तो वो 4/5 हो जाएगा। मतलब ये ट्राइंगल आपको याद रखना है, बिकॉज ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है उनका, बिकॉज 30, 60 की वैल्यू सबको याद होती है। ये 37, 53 में थोड़ा दिमाग थोड़ा चकरा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी मेथड का। ईशिया इसका आंसर तू बताएगी तो दिमाग बंद कर खाली बेही रही है तू नहीं ना? वो क्या बात कर? Now there is 2 blocks connected to a pulley by a string, and pulley is connected to a rigid surface, and block A is given 5 meter per second velocity. Then what will be the velocity of block B? सेम कंस्ट्रेंट का ही सम है कि यहाँ से इसको 5 दी तो ये हर एक पॉइंट उसको कहाँ तक पहुँचाएगा। VB લખ્યું છે, તને ખબર તો છે મારા હેન્ડ રાઇટિંગ કેવા છે? તને ના કીધું પેલી? जो स्नेहा इधर ध्यान दे, अगर इसको मैं 5 से खींच रहा हूँ और स्ट्रिंग ऐसी है तो ये स्ट्रिंग 5 से ही खींची जाएगी, पूरा 5 उसको मिल जाएगा। पर अगर ये स्ट्रिंग एलिवेट होती जाए विद द एंगल ऑफ 37 डिग्री
ऐसी कंडीशन हो गई है। तो अब क्या होगा, ये 5 भी पूरा का पूरा यहां नहीं पहुंचेगा। अगर इसको यहां से खींचो ऐसे तो ये 37 यहां आ जाएगा। तो अगर ये v है तो v का cos 37 यहां जाएगा, v cos 37। और v cos 37 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड का cos 37 मतलब 5/4 मतलब 4 बचा। नाउ दैट 4 विल बी गोइंग टू दिस स्ट्रिंग। वंस मोर पाछू पाछू बनाऊ छू। इसको समझने का तरीका क्या है कि इफ द सेम ब्लॉक ए इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड, इफ द स्ट्रिंग वॉज अटैच टू ब्लॉक लाइक दिस, तो ये पूरा 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे मिल जाता उसको 5 मीटर पर सेकेंड, और कोई रॉकेट साइंस इसमें रहता नहीं। पर हमने क्या किया, इसके साथ कोई एंगल बना दिया और ऐसे स्ट्रिंग को लगा दिया। तो बाय डिफॉल्ट लग रहा है कि ये जो 5 मीटर पर सेकेंड जाएगा उसके थोड़ा कम स्ट्रिंग में जाएगा। लगा मैं भले 5 रहा हूँ पर थोड़ा कम स्ट्रिंग में जाएगा। तो कितना कम जाएगा वो देखने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड किया। जितना इस लाइन पे होगा उतना ही उस तरफ होगा। तो ये cos 37 यहाँ पे x बना के यहाँ ले आया मैं। तो इस 5 का 37 मतलब v cos 37 वो इस तरफ होगा, विच इज v मतलब 5, cos 37 मतलब 4/5। तो इन रियलिटी तूने 5 से खींचा, लेकिन एंगल बनाने की वजह से यहाँ पे कौन पहुँच पाया, 4। अब समझा? तो अगर ये 4 तो ये भी 4 ही होगा, इसलिए यहाँ से पहुँचा कौन, 4। तो यहाँ से हर एक पॉइंट पे यहाँ तक पहुँच गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है कि अगर इसको मैं ऐसे 90 पे 4 से खींचता तो पूरा का पूरा 4 से ऊपर जाता। इसको ऐसे खींचता 5 से तो पूरा का पूरा 5 से जाता। पर अब इसको तो ऐसे खींचा है 53 पे, और इसको कंस्ट्रेंट की वजह से जाना तो इधर ही पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो अगर इसको यहीं जाना है तो इस VB का सम कंपोनेंट विल शुड बी इक्वल टू विथ 4। समझ में आ रहा है? तब VB का cos 53 शुड बी इक्वल टू 4, तभी स्ट्रिंग नहीं टूटेगी। तब फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, VB cos 53 इक्वल टू 4। अब cos 53 का वैल्यू क्या था, 3/5 इक्वल टू 4, और VB तो था ही, तो VB इक्वल टू क्या आ गया, 5 × 4 डिवाइड बाई 3 बराबर से। तो अब वहाँ से पहुँची स्पीड यहाँ तक इतनी कम हो गई या ज़्यादा हो गई, आइडियली ज़्यादा हो गई ना। 20/3 करेंगे तो 5 से ज़्यादा ही आएगा, रियलिटी में कम। बस इसमें सारे केस आ गए, इससे अच्छा इसमें कोई केस नहीं है। अब इसका यूज आएगा एटवुड्स मशीन में अगेन। सो दिस वाज द एक टॉपिक, जैसे फ्रिक्शन एक टॉपिक है वैसे ये एक टॉपिक है। ये आप जानते ना जानते हुए इसको अप्लाई करते ही थे, कोई भी सम आप सॉल्व करते थे तो इसको अप्लाई हम करते ही थे, पर हमने इसको अलग से नहीं पढ़ा है कभी। लेकिन इसको अलग से पढ़ना जरूरी है, बिकॉज एज इट इज यही क्वेश्चन बहुत बार आया है। खाली एंगल चेंज होगा और वेलोसिटी चेंज होगी। कोई भी आप गूगल पे सिर्फ कंस्टेंट मोशन टाइप करोगे तो ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बहुत सारे मिल जाएंगे, सेम यही डायग्राम। कंस्टेंट मोशन इन नीट, कंस्टेंट मोशन इन JEE, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है कि अगर आपने NCERT पूरी पढ़ी भी हुई है फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है चैप्टर 5 में से, बिकॉज इसका नीट का कंटेंट थोड़ा ऐसा अलग है। अब एटवुड्स मशीन मतलब नॉर्मल पुली ब्लॉक सिस्टम को बोलते हैं एटवुड्स मशीन। कि अगर एक पुली है
उसके साथ 2 ब्लॉक लगा दिए ऑफ मास m एन m। अब पुली कैसी है और स्ट्रिंग कैसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको पता है कि पुली फ्रिक्शनलेस पुली है, पुली के पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। इनएक्सटेंसिबल मतलब यहाँ से अगर थोड़ा नीचे उतरा तो उतना ही यहाँ से ऊपर गया होगा। समझ में आ रहा है? देयर इज नो एक्सटेंसिबिलिटी पॉसिबल। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फोर्स लगाने के लिए बीच में जो भी है ना तो वो एक्सटेंड हो पाएगा ना तो वो कंप्रेस हो पाएगा। मतलब अगर यहाँ से इसको थोड़ा वेलोसिटी दिया तो ये x जितना नीचे आया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कितना ऊपर गया होगा, x जितना। समझ में आ गया? इन आइडियल केस एटवुड्स मशीन वर्क लाइक दिस। जैसे अभी कहीं पे कोई साइट चल रही है तो कोई सामान ऊपर ले जाना है तो वो लोग क्या करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे रील्स आती है, वो मजूर ऐसे लटक जाता है एक डोरी पे और वो नीचे आता है और सामान ऊपर चला जाता है, तो वो देसी एटवुड्स मशीन बनता है। अब यहाँ पे क्या करना था, तो कि भाई वेलोसिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू विद दिस, बिकॉज डिस्टेंस इसका जितना चेंज हुआ इसका भी उतना ही चेंज हुआ, बट ऑन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो मतलब इसका वेलोसिटी अगर प्लस v है तो इसका माइनस v, पर बोथ विल बी इक्वल। सिंपल। तो एटवुड मशीन का इन्फरेंस क्या होना चाहिए कि जिसने सेम टाइम में इतने जितना डिस्प्लेसमेंट किया उतना ही इसने किया, उसका मतलब इसकी वेलोसिटी सेम बट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका अंदर इन्फरेंस लिखा हुआ है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू ऑलवेज कॉन्स्टेंट। समझ में आ रहा है क्या हुआ उसका मतलब? x1 मतलब ये जितना नीचे उतरेगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मतलब जितना नीचे उतरा उतना ही ऊपर जाएगा। फिर इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन ले लूँ तो क्या आएगा, dx1 बाई dx2 प्लस dx2 बाई dt। સેમ થશે। એ જ ખબર પડશે। હમણાં જે બોલ્યો ને હું વર્બલી એ જ વસ્તુ મેથેમેટિકલી ફરીવાર સમજાવે છે। આન્સર એ જ આવશે। હમણાં મેં શું કીધું કે વેલોસિટી ઓફ ગોઈંગ डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गोइंग अपवर्ड्स। वही चीज़ इन लोगों ने हमको मैथमेटिकली प्रूव करके दी कि इफ x1 x2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इफ वी आर टेकिंग डेरिवेशन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ 1 नीचे आने की प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 ऊपर जाने की इक्वल टू 0। तो ये वो उधर चला गया तो v1 इक्वल टू माइनस v2। मतलब जो हमने समझा प्रैक्टिकल मेथड से कि शायद ऐसा होता होगा, वैसा ही मैथमेटिकली भी आ गया। मतलब वो राइट है, आवर अजम्पशन इज राइट। तो अगर रिलेटिव क्वांटिटी देखे तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया कि va प्लस वीबी डिवाइड बाई 2 फॉर एनी पुली, कि पुली की वेलोसिटी क्या होगी। ये तो हमको ब्लॉक की पता चल गई, अब वेलोसिटी ऑफ पुली उसको प्रूव करना है। तो देखो इसको और ध्यान से देखेंगे तो इसको रिलेटिवली ऐसा बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, इसको बी नाम दे दो, ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली। समझ में आ रहा है? तो वी ए पी इक्वल टू माइनस वी बी पी ऐसा होगा। और वी ए पी क्या मतलब क्या होता है, वी ए माइनस वी पी। ये रिलेटिव वेलोसिटी में हमने पढ़ा हुआ है। अब इसका करके देख तो क्या आएगा, माइनस वी बी ऑफ माइनस वी पी। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वी बी प्लस वी पी और वी ए माइनस वी पी। अब वी पी वहाँ पर उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 2 वी पी। और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, वी बी इधर आएगा तो वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाई 2। यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो चैप्टर नंबर 3 में हमने किया वो बहुत बार यूज़ होगा सब जगह पे। तो एटवुड्स मशीन के 2 फॉर्मूला है, जितना डिस्टेंस नीचे आया उतना डिस्टेंस ऊपर गया। मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, पर किसके रिस्पेक्ट टू, पुली के रिस्पेक्ट टू, बिकॉज सब कुछ पुली के रिस्पेक्ट टू हो रहा है। पुली के अंदर से ही वो वायर पास हुआ है जो इसको नीचे ले जा रहा है, इसको ऊपर ले जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और वेलोसिटी इन दोनों की क्या होगी, सेम होगी, बट वाइस वर्सा, एक प्लस एक माइनस। तो इसके फॉर्मूला समझ में आ गए? तो एक बार समझ लो, अब हर बार याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज गिवन बाय दिस। अब इसमें से अपन याद रखेंगे कि इसको नीचे आने को अगर हमने प्लस लिया तो ऊपर जाने को माइनस लेंगे। अभी आगे क्वेश्चन आएगा
उसके पहले हमने 2 फार्मूला लिख दिए कि हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ पुली। ये सब कुछ पहले आपको समझा रहा हूँ बिकॉज ये ऐसा कंटेंट नहीं है चैप्टर 2 में मैं आपको अगर नहीं भी समझाता, सिर्फ बोल जा रहा तो चल रहा था, बिकॉज वो आपको आता था, कुछ आपको याद था कि MLT कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो वो लेक्चर चल गया ऐसे ही। और इस लेक्चर में मेरे को लगता है कि अगर मैं खुद बोलता जाऊँगा लेकिन आपने देखा ही नहीं है तो नहीं चलेगा, तो एक बार मुझे समझाना पड़ेगा, फिर ये नोट्स कुछ काम आएगी, नहीं तो कुछ काम भी नहीं आएगी है। तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा पर थोड़ा समझना पड़ेगा क्या हो रहा है ये सब। तो अब पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है? पुली ब्लॉक सिस्टम का एक क्वेश्चन कोई भी पेपर में होता ही है, कोई भी पेपर में। तो इसलिए आपको जो भी लेक्चर्स हम ले रहे हैं वो सारे लेक्चर एक या दो क्वेश्चन के इक्वल टू है। तो मतलब शायद आपके 30 भी लेक्चर हुए हैं, 15 लेक्चर हुए हैं 11th के, तो 15 क्वेश्चन तो हर एक लेक्चर में से आएंगे ही। ये सारे नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर किए हुए हैं कि इतना ही रिवाइज करते जाओ तो एक क्वेश्चन तो इसमें से दिखेगा ही दिखेगा, एज इट इज़। नीट JEE मेंस तक गारंटी है कि इसमें से दिखेगा ही क्वेश्चन, एडवांस के लिए मैं नहीं बोल सकता, बाकी इसमें से आएगा ही। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एटवुड्स मशीन कैसे वर्क करता है। अब उसके ऊपर से क्वेश्चन क्या आता है ये देखो, नीचे अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी के अंदर एक क्वेश्चन बनाया है कि ये एक एटवुड्स मशीन है जो हमने फिक्स कर दिया है, ये ब्लॉक B है, उसी पेज पे क्वेश्चन है ये नॉर्मल क्वेश्चन। ये ब्लॉक A को नीचे दे दी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, तो ब्लॉक B को कितनी वेलोसिटी मिलेगी? उसी पेज पे ये रहा, उसका सॉल्यूशन इधर है। अब ये वेलोसिटी ऑफ पुली अगर पूछ ले इस केस में, इतना ही हमको दिया है कि एटवुड्स मशीन इज लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ A इज 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पुली। तो अब सबसे पहली कंडीशन हमको क्या करनी है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बनाओ तो अगर कोई नीचे आ रहा है तो -y में जा रहा है, अगर कोई ऊपर जा रहा है तो +y में जा रहा है, तो साइन कन्वेंशन विल बी गिवन बाय दिस, तो इसको माइनस बोलेंगे हम बिकॉज वो नीचे आ रहा है, तो इसको मिल जाएगा +4। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब सिंपली VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2, बट उसमें VA कैसा होगा? -4, VB क्या होगा? +4 डिवाइड बाई 2। लोचो तो क्यों नहीं, वेलोसिटी ऑफ पुली भी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ पुली भी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन था इसकी वेलोसिटी फाइंड करना, बट इस वंस मोर इसमें क्या है, VA की वेलोसिटी है 4, पुली खुद जा रही है 2 से चल रही है, तो अब VB का पूछा है, तो इन दैट केस डायरेक्टली हम नहीं बता सकते कि 4 विल ट्रांसफर टू 4 बिकॉज पुली भी चल रही है। अगर पुली नहीं चल रही होती तो 4 विल ट्रांसफर टू 4, अगर वो फिक्स होती, यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे पुली खुद चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। पहले नॉर्मल केस हमने देख लिया जहाँ पे पुली फिक्स थी, तो जितना m नीचे आया उतना m ऊपर गया दूसरी बाजू का, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पार्टिकल 1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पार्टिकल 2, वही करके मैंने बोल दिया वेलोसिटी विल बी सेम। पर व्हाट विल बी डूइंग, वी डू -4 આપણે લેવાની, કારણ કે આ નીચે જાય છે તો એને હું સાઇન કન્વેન્શનમાં વિચારીશ, આની ઉપર જ ઓરિજિન વિચાર લઈશ, પાર્ટિકલ એ પરની ઉપર જ, તો પાર્ટિકલ એની ઉપર ઓરિજિન વિચાર લઉં તો એ નીચે જાય છે તો એ માઇનસમાં જાય છે। सिंपल है कि अब ये ऊपर जाए तो हम તમે लगाई दो फॉर्मूला VP इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइड बाई 2, तो VP दिया हुआ है 2 बिकॉज वो ऊपर जा रहा है तो प्लस है, ये माइनस होगा VB डिवाइड बाई 2, तो VB का कुछ आंसर आ जाएगा। तो नाउ वी हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला एंड ऑल द वेलोसिटीज विल बी अप्लाइड विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसी के ऊपर ओरिजिन मान लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से क्या कर रहे हैं। थोड़ा टाइम बच रहा है आई थिंक ये आपको देने से, थोड़ा टाइम बच रहा है, लेकिन समझाने का टाइम जो है वो तो देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इससे ज़्यादा फास्ट आवश्यक, ये भी आवश्यक,
उसमें क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने बताई ना इक्वेशन बनाने वाली, वो इक्वेशन ही बनेंगे, बट उसमें ये भी लगेगा, एटवुड्स मशीन भी यूज होगा उसमें। अब इसमें अलग अलग हो सके, बिकॉज एक चीज़ अगर नीचे आ रही है तो उसका मास ज़्यादा होना चाहिए तभी दूसरा ऊपर आएगा, दोनों का अगर सेम है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। एवं भी अंदर ऑप्शन में है कि બંનેની વેલોસિટી સેમ હશે અને બંને ઉપર જ જતું હશે। देखो अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, दे आर नॉट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, वो साहब आपका लॉजिकल टेस्टिंग के लिए है। इन रियलिटी आप देखने जाओगे तो ऐसा ना भी होता हो। अब एग्जांपल नंबर 2 देखो कि पुली इटसेल्फ इज गोइंग विथ 4 मीटर पर सेकंड और देर आर 2 ब्लॉक्स ए एंड बी और वो भी 6 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। तो इसमें साइन कन्वेंशन लगाओगे, जो ऊपर जा रहा है उसी के ऊपर साइन कन्वेंशन लगाओ, ये भी प्लस वो भी प्लस, तो वी पी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2, तो उसमें से वी बी का आंसर निकल जाएगा। तो एकदम सिंपल है। और वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा, वो भी आपको बताना है, वो साइन से पता चल जाएगा। अगर हमने क्या बोला है, ऊपर जाने वाले को प्लस बोला है, तो अगर इसका आंसर +2 आया मतलब ये अपवर्ड जाएगा, मतलब इसका आंसर ऑप्शन में कैसा होगा, 2n अपवर्ड, 2n डाउनवर्ड, 2n नो डायरेक्शन, ऐसा आंसर देंगे ऑप्शन में। अब इसके बाद ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या किया हमने, दूसरी बाजू कोई ब्लॉक ही नहीं रखा है, उसको हमने ऐसे फिक्स कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ब्लॉक है और पुली खुद 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है। हाँ, तो ए का वेलोसिटी x दिया है, वो हमको नहीं दिया है। अब इसमें क्या समझना है कि व्हेन समथिंग इज फिक्स्ड, अगर किसी को फिक्स्ड वर्ड दिखे या पिवोटेड वर्ड दिखे, इसका मतलब क्या होता है कि ये फिक्स कर दिया है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी विल बी 0 बाय डिफॉल्ट, वी बी 0, वीपी तो दिया हुआ है फॉर अपवर्ड्स, पिवोटेड ऐसा PIVOTED, मतलब क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड या पिवोटेड वर्ड दिखे तो उसका मतलब होता है कि ये फिक्स कर दिया है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अर्थ, मतलब ये अर्थ में लगा दिया है तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब तो सिंपल वापस VP इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइड बाई 2, उसमें से VA को हमने x माना है तो x बोलेंगे, VP हमको पता है ऊपर जा रहा है तो 4, ये 2 पता है, VB का 0 हो गया तो x मिल जाएगा। तो 8 मीटर पर सेकंड पर कौन सी बाजू, अपवर्ड्स, ये जा नहीं सकता है बिकॉज ये फिक्स है, पर कैसा होगा, ये उसको खींचने का ट्राई करेगा तो पुली तब तक जाएगी जब तक ये ऊपर आके चिपक ना जाए ऐसे। क्या हुआ, x 8 ऑप्शन, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विल बी 8, वो ऊपर जाके ऐसे पुली पे चिपक जाएगा अपवर्ड। उसके बाद ये थर्ड थोड़ा समझने लायक है, मतलब ये हमने समझ लिया कंसेप्ट। अब जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है, फोर्थ वाले, एक साथ सारे कंसेप्ट लगा देंगे तो दिमाग फट जाएगा। तू जो बोल रही है मास वाला वो भी आएगा, टेंशन निकालना भी आएगा, फिर नॉर्मल फोर्स निकालना भी आएगा, इसी सब चीज़ों में एटवुड्स मशीन में ही। और एट अ टाइम वन थिंग, अभी कंस्टेंट तो ओनली कंस्टेंट, अब पुली भी फ्रिक्शन वाली आएगी और बाद में आएगी, अभी कोई फ्रिक्शन का खोज नहीं हुआ है, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे एक एक चीज़ आएगी। तब ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपको हो ही जाएगा। इसमें ऐसे सम जब आता है, इसका मतलब क्या होता है, 3 सम को एक में डाल दिया है। मैंने आपके जो 3 सम करा है अलग अलग, वो तीनों को एक में डाल दिया है, तो कुछ नया नहीं है। और ये सीखा था डायरेक्टली तो कन्फ्यूजन होता, इसलिए इसको 3 में तोड़ दिया ताकि वो आपको समझने में ईजी रहे। तो जो आपने 3 किए वही सम इसमें होंगे, तो देख के डरना नहीं है, सिंपल ही है। अब एक बार 2 पुली दे दी एक साथ,
सिमिलर अभी जो सम किया वही आ गया, इसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद इधर 2 ब्लॉक और दे दिए, सबका नाम दे दिया ए बी सी। अब ए को नीचे डाल दिया 4 मीटर पर सेकंड से, और इस पुली को भी नीचे ला रहे हैं। ये बी ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये पुली भी ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी ऑफ सी पूछ लिया है, वेलोसिटी ऑफ सी इसकी, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? एक ही तो आपको पता है, यू विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस पुली बाय दिस 2 थिंग्स। तो पुली की वेलोसिटी मिल गई, शोधवा नीचे एंड ऑफ द डे वीसी જોઈએ છે તને। હા, આ બંને પુલી કનેક્ટેડ છે મેઇન પુલી જોડે। હા, મળી જાય ને, કરી જો। मैं लोचो कर दीધો, આ નહીં આપેલું, આટલું જ આપેલું છે। अरे मैं डायग्राम જોઈને લખી દીધું, એ डायग्राम સોલ્યુશનનો છે। हाँ देखो इधर ध्यान दो, फिर से एक बार समझ लो। कंडीशन इज गिवन लाइक दिस पुली इज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड दिस ए इज ऑल्सो गोइंग डाउनवर्ड्स विथ 4, बी इज गोइंग अपवर्ड्स, सी कहाँ जा रहा है नहीं पता है, और कितनी स्पीड से जा रहा है वो भी नहीं पता है। इस पुली का भी हमको कुछ नहीं पता है, इसका भी कुछ नहीं पता है, इसका भी कुछ नहीं पता है। बस ये 2 ही डेटा आपके पास है। नाउ विद दिस 2 डेटा गो टू फाइंड दिस वीसी। मेन पुली नहीं ना કેવી રીતે મળશે? નહીં મળે। આ બેમાંથી આની મળી જાય, પછી એકવાર આની મળી જાય, પછી ड्यू टू कांस्टेंट मोशन इसकी जो होगी वही इस पूरे पॉइंट से पास होकर यहाँ तक पहुँच जाएगी। समझ पड़ी? कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या है कि अगर तुझे एक का पता चल गया तो बाय डिफॉल्ट वो ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। आवाज ना करो एक। इसका मतलब क्या होता है, अगर पुली फिक्स्ड है तो इसको जो वेलोसिटी दूंगा वो बाय डिफॉल्ट हर एक पॉइंट पे कंस्ट्रेंट से यहाँ पहुँच जाएगी। इसको अगर नीचे दूंगा तो इसको ऊपर बाय डिफॉल्ट 4 पहुँच जाएगी। पर अब पुली मोशन में होगी, अगर ये पुली नीचे है, इसका मोशन आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि दिस पुली इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो अगर ये पुली डाउनवर्ड जा रही है तो ये ऊपर ही जाने वाली है, पर कितनी स्पीड से वो हमको पहले इन दोनों की मदद से इसका मिल जाएगा वीपी, एंड दैट वीपी विल बी ट्रांसफर्ड बाय कंस्ट्रेंट मोशन टिल हियर। अब वो यहाँ तक पहुँच गया, अब इसकी भी वीपी तुझे पता है, अब वीपी पता है, वीपी पता है, तो वीसी मिल जाएगा। ये फिक्स का आंसर क्या होता है? 0। सबसे पहले लगाओ फॉर्मूला इसके लिए, इस पुली के लिए, इसको नाम देगा पुली 1। तो वीपी इक्वल टू वीए प्लस एक्स अपॉन 2, ये इसका एक्स बोल दो, पर ये फिक्स्ड है तो फिक्स पॉइंट का तो क्या होता है? 0। अब वीए तेरे को पता है 4 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो -4 इक्वल टू 2, ये ऐसा हो जाएगा, तो वीपी मिल जाएगा यहाँ से। फिर इसकी -2 हो गई नीचे की तरफ, तो ये -2 ट्रांसफर हो गई, यहाँ तक पहुँच जाएंगी ऐसे ऊपर की तरफ +2। अब ये +2 हो गई, ये पता है, तो अगेन एक बार वीपी इक्वल टू अब ये पुली का तुम्हारे पास आंसर है। अब इसका एक और मेथड है जिसको बोलते हैं पॉइंट मेथड, इसी चीज को सोल्व करने के लिए। ओके
जब रेगुलर 11th को ये सब कराया है तो टोटल 6 घंटे का काम हुआ था, वो सब रिकॉर्ड भी किया हुआ है। तो किसी को आगे देखना है, अगर एक लेक्चर स्किप करना है तो वो देखना पड़ेगा आपको। फिर ये सब उसमें सेम कंटेंट यही किया हुआ है, ये पॉइंट मेथड सब उसमें डाला हुआ ही है। पर आप 6 घंटे निकालोगे कहाँ से? 1 आवर से बराबर। अब पॉइंट मेथड समझो। Velocity of pulley, 2 blocks VA VB, this is going upwards, this is also going upwards. अब इसको समझने के लिए 2 लाइन उसमें लिखी हुई है। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना नहीं है, इसको थोड़ा फॉर्मुलेटेड है ये, कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा। ये रूल्स टाइप से जाता है। अभी तक सब कुछ लॉजिक से जा रहा था, मतलब विदाउट इमेजिनेशन, विदाउट डूइंग इट प्रॉपरली नहीं हो रहा था वो। मतलब ये लेक्चर्स का कोई फॉर्मूला नहीं था, इसके पहले जो भी कंटेंट चला हमारा कंस्टेंट का, उसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था कि कोई रट ले और कर ले। ये पॉइंट मेथड अगर यही सब सॉल्व करना है तो रट ले और कर ले, इससे हो जाएगा। पर ये समझने के लिए वो समझना पड़ता था, इसलिए वो कराया पूरा। अब इसमें क्या है, पॉइंट विच इंक्रीजेस द लेंथ उसको बोलेंगे पॉजिटिव। जो पॉइंट इस लेंथ को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो हम देखेंगे। मतलब वेलोसिटी अगर नीचे आ रही है तो वो इस लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो वी भी पॉजिटिव होगी। ये पूरा उससे उल्टा है, इसमें साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, ये एक रटने वाली मेथड है। तो मतलब इसमें आपका दिमाग नहीं चला या कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो इससे ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो समझ लो कि पॉइंट विच इज़ इंक्रीजेस द लेंथ, तो हमें पॉजिटिव वेलोसिटी लेनी है। और वो पॉइंट कहाँ पे लेने हैं, क्योंकि जो भी कनेक्टिंग पॉइंट्स है, ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है और ये भी कनेक्टिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो जिस पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्व करूं और वेलोसिटी ऊपर जा रही है, मतलब ये इस लेंथ को कम करेगा तो वी भी माइनस हो जाएगा। सिंपल है। ये भी ऊपर जा रहा है तो ये भी इस लेंथ को कम करेगा तो वी ए माइनस हो जाएगा। मतलब इसमें रट लो कि कौन कम कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है। जो इंक्रीज कर रहा है वो प्लस, जो पॉइंट डिक्रीज कर रहा है वो माइनस। तो इसी के ऊपर पॉइंट मेथड लगाएंगे। तो पॉइंट मेथड देखो, वी ए ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस वी ए। पुली खुद क्या कर रही है, तो पुली नीचे आएगी तो प्लस। अगर ये दोनों ऊपर आ रहे हैं तो पुली अपने को नीचे आती हुई दिखेगी रिलेटिवली। तो वी पी इज इक्वल टू, इसके बारे में लिखो तो वी बी भी ऊपर जा रहा है तो माइनस वी बी। इसके रिस्पेक्ट टू पुली अपने को नीचे आती हुई दिखेगी। इस पुली वाले पॉइंट को देखो, समझ में आ रहा है? तब वी बी इस तरफ आ जाएगा, वी पी नहीं, मतलब एक साइड रखवा मुझे ना पर, इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा, माइनस वी बी, ये 2VP, ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाई 2। मतलब जो फॉर्मूला हमने मेथड से सॉल्व किया था वही पॉइंट मेथड से आ रहा है। तो रटने वाली मेथड से भी ये सब कुछ हो सकता है और आंसर आ सकता है। सिंपल है। तो अब इसके जो मेथड्स हैं वो सॉल्व करते हैं। इसका एग्जाम्पल एक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे करना है। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें 2 पुली है, दोनों फिक्स पॉइंट से लगी हुई है। अब हमको
इसकी वेलोसिटी दी है वी ए 2 मीटर पर सेकेंड एंड गोइंग अपवर्ड्स, इसकी दी है वी बी 6 मीटर पर सेकेंड एंड गोइंग डाउनवर्ड्स। बस इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा और वीसी का इंफॉर्मेशन हमको पूछेंगे कि व्हाट विल बी हैपनिंग टू वीसी। तो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पॉइंट्स, मतलब पॉइंट मेथड का नाम ही पॉइंट मेथड है, मतलब हम पॉइंट्स बना रहे हैं। तो एवरी कनेक्टिंग पॉइंट्स, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये, इस सारे पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू 0। मतलब अब इसको देखो वी ए को, इस पॉइंट को, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो -2। दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू अ रिजिड सरफेस, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो प्लस है, આમાં એક એક કરીને જે આપણે પહેલાં કર્યું તું એ રીતે કરજો। આ લોકોનું ફોર્મુલા लगाए, वी ए वी बी वी पी, तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा। फिर अगेन इसके लिए जो स्पीड हुई, इसके लिए वी ए वी बी और पुली, तो उसका भी आंसर वही आएगा, वी पी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी, ऐसा कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर बीच में पुली आ गई तो अब कंडीशन क्या हो गई, तेरे पास इस कंडीशन के लिए वी पी इक्वल टू एक ही ब्लॉक है, 2 ब्लॉक नहीं है, तो यहाँ कौन सी वेलोसिटी जाएगी वो अपने को पता ही नहीं है। तो अब इसके ऐसे कंडीशन में विदाउट पॉइंट मेथड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें भी, पर फॉर्मूला 4-5-6 बार लगाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना टाइम नहीं होता है। तो वो टाइम बचाने के लिए जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि एक पुली पे एक ही ब्लॉक लगाए तो क्या करेंगे, तो यू विल गो फॉर पॉइंट मेथड। तो यहाँ का फिक्स पॉइंट है, मतलब 0, इसका भी 0, तो 0 + 0 लगने का कोई मतलब नहीं है। अब ये वी बी कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका भी नीचे आएगा, इसका भी नीचे आएगा, दोनों को इंक्रीज करेगा, तो +6 ये भी 0 0। अब ये नीचे आ रहा है तो वी सी ऊपर ही जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए, ये नीचे आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये ऊपर ही जाएगा, तो प्लस वी सी इक्वल टू 0, सॉरी माइनस वी सी। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा, नहीं प्लस वी सी ऊपर जाए छे तो डिक्रीज करे छे, -10 अपवर्ड्स। देखो नॉर्मल कंडीशन में साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं हम, इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं है। इसमें माना है कि ऊपर गया तो माइनस, हमारे में क्या होता था ऊपर गया तो प्लस, तो इसमें क्या चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू मैंने इसका 6 लिखा बिकॉज ये इंक्रीज कर रहा है, तो अगर ये इसको इंक्रीज कर रहा है तो ये उसको डिक्रीज कर रहा है, पर उसको बाय द टाइम वी आर अज्यूमिंग, हमको तो कुछ पता नहीं है, तो पहले तो हमको पता ही नहीं है कि ये सी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने अज्यूम किया कि वो नीचे आ रहा है ना, એનું આપ્યું છે ખાલી, સી વિશે આપણને કંઈ જ નહીં ખબર, પણ સી વિશે તમને ખબર શું થાય છે, તો આપણે જ્યારે ઇક્વેશન બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે માન્યું કે ચલો એ નીચે આવે છે એટલે અહીંયા પ્લસ લખાય, તને ખબર જ છે ઉપર જ જવાનો છે, પણ એન્ડ ઓફ ધ ડે આન્સર આવી જશે, અહીંયા હું માઇનસ લખીશ તો બી આન્સર આવવાનો જ છે, પણ આપણને ખબર છે કે ઉપર જશે તો ઉપર માઇનસમાં છે એટલે ઓપ્શનમાં 10 હશે 2 વાર, માઇનસ બી હશે પ્લસ બી હશે, પણ તારી કોમન સેન્સથી એ ઉપર જાય છે, લેન્થ ઓછી કરે છે તો આન્સર -10 આવશે। એને ફરક નહીં પડતો કે અહીંયા તું પ્લસ લખે કે માઇનસ લખે, કારણ કે આપણને નહીં ખબર અત્યારે આ વીસી છે કોણ, એનો આન્સર તો લાવવાનો છે આપણે, એટલે તું અહીંયા પ્લસ લખ કે માઇનસ લખ એ રિપ્રેઝન્ટ નહીં કરતું કશું જ,
એ આન્સર આવ્યા પછી તને ખબર જ છે કે આ ઉપર જ જવાનું છે, આન્સર માઇનસ જ આવશે. ખબર પડી ગઈ? अब उसके बाद पॉइंट मेथड के 2 और सम है, वो आपसे हो जाएंगे. ये 4th वाला सम कराऊं डायरेक्ट? એટલે એવું બી આવશે. शीटમાં કરાવી દઈએ. લાવો ચલો शीट લાવો. चैप्टर नंबर 5. शीट में हमने कौन कौन से सम कर लिए? तो 31 वाला हो गया हमारा. इसी चैप्टर नंबर 5 में 31 क्वेश्चन हमारा हो चुका है. जो बीच बीच में हमने लिए वो सारे प्रीवियस ईयर वाले ही थे. अभी जो सीखा उसी के ऊपर से 41 वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो अटेम्प्ट करो. (41) अंदर शीट में कितने क्वेश्चन है टोटल? 75 है. फ्रिक्शन कराया नहीं है अभी, लेकिन आपको आइडिया तो है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन बनाने के लिए. फ्रिक्शन कहाँ लगता है? अगेंस्ट द मोशन. तो ऐसे सम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम. तो पहला सम हमने किया, शीट चालू होते ही जो थर्ड सम सॉल्व किया था वो करना है. अब इस बी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्स का एफबीडी सोचो और ए के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का एफबीडी सोचो. तो एक साथ अगर हम सोचे तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg, और स्ट्रिंग की वजह से एक टेंशन इधर, फिर इसके ऊपर भी एक टेंशन इधर, और इसका खुद का एक फ्रिक्शन इधर लगेगा μsn, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg. तो ये 2 एफबीडी बन गए. अब 2 एफबीडी में से कौन कौन करंट है उसके सारे फॉर्मूला बन जाएंगे. और ये आगे जा रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये इसको खींच रहा है तो ये मूव कर रहा है, तो इसको एक और फोर्स लगेगा ma इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर कोई मोशन कर रहा है तो मोशनल फोर्स ये है ma वाला. तो फॉर्मूला क्या बना इधर देख, T प्लस ma इक्वल टू दिस, बिकॉज दे आर कॉन्करेंट फोर्सेस अगेंस्ट द मोशन. कोई भी फ्रिक्शन किस तरफ लगता है? अगेंस्ट द मोशन. तो मोशन इधर हुआ तो फ्रिक्शन इधर हुआ. तो T प्लस ma इक्वल टू फ्रिक्शन, T इक्वल टू mg. 2 इक्वेशन बने. इक्वेशन बने ने सॉल्व करवाना. एक बार इक्वेशन बने પછી આગળ बताओ. पूछा क्या है हमको? मास फाइंड करना है. अब पहला इक्वेशन क्या बना? T प्लस ma इक्वल टू फ्रिक्शन. ये इक्वेशन तेरा बना T प्लस ma. ये कौन सा मास होगा? ए का मास, तो इसको बोल दो ए का मास
इक्वल टू फ्रिक्शन एफएस, ऐसा दूसरा एक इक्वेशन बना। मैं तेरे को हेल्प करी एक इक्वेशन बनाने में, अब दूसरा इक्वेशन बना। टी इक्वल टू एम जी होगा, और हमको ऐसा दिया है कि ये मोशन भी कर रहा है। टी इक्वल टू एम जी कब बनता है? व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम। मैंने क्या बोला था? कॉन्करेंट फोर्सेस टी इक्वल टू एम जी कब होंगे? जब इक्विलिब्रियम में। पर इधर बोला है कि ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब इसका भी मोशन हो रहा है, तो इसको भी कोई एम बी ए लग रहा है, मोशन हो रहा है, मतलब टी इक्वल टू दिस टू, तो टी इक्वल टू एम बी ए प्लस एम जी। तो नाउ देर आर टू इक्वेशंस और देर। आपको म्यू एस एन में म्यू एस दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, मास ऑफ ब्लॉक ए दिया हुआ है। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? 0। वो तो जी का 10 दिया होगा ना। यहां से अगर मैं बनाऊं, देख T इक्वल टू इसमें से एम बी को कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा ए प्लस जी। अब मुझे इस फॉर्मूला में सारी वैल्यू डाल के एक्सेलरेशन अगर 0 है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन कीधું હશે ને? क्वेश्चन कई गयो? द कोएफिशिएंट, एक मिनट खाली मैंने क्वेश्चन फरी बार वांची लेवा दो। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस बिटवीन द ब्लॉक ए ऑफ मास 2। तो मास ए इसका दे दिया है 2 kg, म्यू एस दे दिया है 0.2। फिर बोला है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द ब्लॉक डू नॉट मूव, द स्ट्रिंग एंड पुली आर अज्यूम्ड टू बी स्मूथ एंड मासलेस। मतलब मोशन થાય છે એવું આપણે માની લેવાનું। એ લોકોએ કન્ડિશન શું કીધી કે મોશન નહીં થતું એવું કરવા માટે આનું માસ કેટલું હોવું જોઈએ, બરાબર? તો હું પહેલાં એવું માની લઉં કે મોશન થાય છે, એટલે આ બધા ઇક્વેશન બની ગયા। હવે આની અંદર મોશન નહીં થતું એવું બતાવવું છે મારે, તો एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। तो सारे में इसमें एक्सेलरेशन 0 रख दूं, इसमें म्यू एस एन मिल जाएगा, मास भी पता है, तो टेंशन मिल गया इक्वेशन नंबर 1 से। उसी टेंशन को इस दूसरे इक्वेशन में रख दूंगा तो मुझे एम बी मिल जाएगा, इसमें भी ए 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, जी है, टी भी मिल गया तो एम भी मिल गया। म्यू एस एन वो तो एम जी इक्वल टू एन होता है ना। एन इक्वल टू एम जी कब होता है? जब वो रेस्ट पे है, और कंडीशन इज इट रेस्ट यार राइट नाउ, कि वो मोशन नहीं होना चाहिए ऐसा हमने माना है। म्यू एस 0.2 लेवा, एफ एस नो फॉर्मूला था म्यू एस एन। तो सॉल्यूशन चेक कर लिए। बराबर છે, एम बी इज 0.4 बराबर છે। आंसर आखो मास नो आंसर आई गयो 4। एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा। सिक्सटी 61 करो, ये भी आवड़ी जैसे। सिक्सटी 61 2
bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to two ends of massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity. अब इसके ऊपर कौन सा ब्लॉक नीचे आएगा, कौन सा ऊपर आएगा, बराबर से। सिक्स नीचे आएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। તો 6 નીચે આવશે, આ ઉપર જશે। હવે શું કરવાનું, જો મોશન થઈ રહ્યું છે, ना ना, इसमें देख तू क्या मान रही है, यहाँ से mg ही ये t बना और वही t इसको ऊपर खींच रहा है, मतलब ये ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। सपोज जो mg इक्वल टू टी કર્યું તો mg જે હશે એટલો ટેન્શન આને અહીંયાથી અહીંયા સુધી લાગશે, છેક સુધી ટેન્શન એટલો લાગશે। હવે એ ટેન્શન ટ્રાય કરે છે કે આ નીચે ના જાય, પણ તો બી આ નીચે જાય છે, એનો મતલબ શું થયું, mtg ઇઝ ગ્રેટર દેન t ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોશન। m1g નીચે છે, m2g બી નીચે લાગે છે, અને મધ્યમ જગ્યાએ ટેન્શન ઉપર છે, પણ એક્સેલરેશન 6 માં નીચે છે, 4 માં ઉપર જાય છે, અને m2g माइनस t। इधर साइन कन्वेंशन नहीं सोचना है, इधर कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सोचना है। ये फोर्स बड़ा है कि ये फोर्स बड़ा है, जो अनदर एक मिनट, जो इसको mg लगेगा, इसको भी mg लगेगा, दोनों नीचे की तरफ होंगे, और इसको 6g लगेगा, इसको 4g लगेगा, तो 4g इज लेस देन 6g, इसलिए ये नीचे जाने ही वाला है और ये ऊपर जाएगा। तो मतलब ये जितना 4g है उतना ही टेंशन है, दैट 4g इज ट्राइंग टू स्टॉप इट, मतलब ये 4g इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये 6g है, तो 6g माइनस 4g जो बचेगा उससे वो नीचे उतर रहा है। समझ में आ रहा है? तो 6g इज ग्रेटर देन 4g, दैट्स वाई m2g आगे रखेंगे, t पीछे रखेंगे, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होके मोशन कुछ होगा ma। ना समझ पड़ी, m2g माइनस t, एक सबसे पहले व्हेन फोर्स इक्वल टू 0, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती थी तो हम क्या बोलते थे, T इक्वल टू mg, ऐसा ही मैं बोलता, बात खत्म हो जाती। पर ये नीचे जा रहा है तो मतलब m2g एक्स्ट्रा है, किससे, T से, तो m2g माइनस t, मतलब कुछ मोशन हुआ, किसका हुआ, m2 का, तो ma, तो इसका आंसर क्या आएगा, m2a। अब यहाँ पे टेंशन ज़्यादा हो गया इसलिए ये ऊपर गया, तो टेंशन ज़्यादा है किससे, m1g से, कितना ज़्यादा है, तो m1a जितना मोशन करा दिया उसको। अब नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस और 1 अननोन, m1 पता है, m2 पता है, t तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो a का फॉर्मूला g के टर्म में मिल जाएगा। वी वांट टू फाइंड a इन टर्म्स ऑफ g की वैल्यू नहीं रखनी है, g के टर्म्स में ही ले आओ। हाँ, इसके अंदर कुछ ऐड, मतलब लोप की मेथड करो, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली t एलिमिनेट हो रहा है। तो m2g माइनस m1g इक्वल टू m2a प्लस m1a,
तो फॉर्मूला आएगा G कॉमन M2 माइनस M1, यहाँ से A कॉमन M2 प्लस M1। अब सबकी वैल्यू रखो तो A इक्वल टू समथिंग इन द G के फॉर्म में आ जाएगा। जो स्यूडो फोर्स वाले क्वेश्चन है ना वो 43 है, 62 है, G/5 और G इक्वल टू 5 है बराबर છે। 25 34 वाला भी कदाच થઈ જશે। 63 માં શું છે? 63 સ્પ્રિંગ કટિંગ વાળું છે, કોન્સેપ્ટ છે આખો। નો વિડીયો બનાવેલો છે, ક્વેશ્ચન બી કરાયેલો છે, પણ સ્પ્રિંગ કટિંગ સમજવું પડશે આખું। જે રીતે આપણે કન્સ્ટન્ટ મોશન સમજવું એવી રીતે કોન્ટેક્ટ ફોર્સ સમજવો પડે, અને કોન્ટેક્ટ ફોર્સનો અચાનક જ કોન્ટેક્ટ કાઢી નાખો તો શું થાય એ સમજવું પડે कि स्ट्रिंग कापो तो केवी वर्क करसे, स्प्रिंग कापो तो केवी वर्क करसे। इस चैप्टर के 2 लेक्चर रखे ही हुए हैं। आज के लेक्चर में अपना मोस्टली इसमें जितना हुआ है वो आप घर से जितने भी क्वेश्चन बाकी है पीछे जो लिए, ये पॉइंट मेथड वाले आपको सारे ऑलमोस्ट समझ में आ जाएंगे। वेट कंस्ट्रेंट वाला हीरोडो का है वो आपका JW में चला जाएगा, वो नहीं करोगे चलेगा। फिर